नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सुनिए सच आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए। योगी सरकार को करारा झटका, हाई कोर्ट ने नहीं माना लव जिहाद। अर्नब के खिलाफ बोलने पर शिवसेना विधायक के खिलाफ छापे। पीएम को भी नहीं पता कब आएगा टीका, कहा राजनीति हो रही। बड़े कारोबारियों को बैंक खोलने की मंजूरी देने पर हंगामा। यात्रियों की कमी से तेजस एक्सप्रेस रद्द, निजीकरण को झटका। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त हो चला है बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। मगर उसके पहले आपसे एक निवेदन है। निवेदन यही है कि अगर हमें सच को बचाना है तो स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाना पड़ेगा, अन्यथा गोदी मीडिया इस सच को लील लेगा और लोकतंत्र भी इससे नहीं बचेगा। इसलिए स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आइए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से अपने लिए कोई भी सदस्यता चुन सकेंगे। हमें उम्मीद है कि सत्य हिंदी को आपका ये समर्थन, सहयोग और प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। तो आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि देश के नागरिकों को अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने का संवैधानिक अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या पंथ से हो। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन पर आपत्ति जताने वाले पिछले 2 फैसले कानून की नजर में ठीक नहीं थे। कोर्ट ने ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले सलामत अंसारी और उनकी पत्नी प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा। कुशीनगर के रहने वाले मुस्लिम युवक सलामत अंसारी और हिंदू युवती प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त के महीने में प्रेम विवाह किया था। प्रियंका ने शादी से पहले इस्लाम कबूल करके अपना नाम आलिया रख लिया था। पिछले साल अगस्त में ही प्रियंका के घर वालों ने सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में उन्होंने कहा था कि सलामत ने उनकी बेटी का अपहरण किया है और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने ये भी कहा था कि उस वक्त उनकी बेटी नाबालिग थी, इसलिए एफआईआर में सलामत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई जाए। हालांकि अब अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि हम प्रियंका और सलामत को हिंदू और मुसलमान के रूप में नहीं देखते, बल्कि 2 ऐसे युवाओं की तरह देखते हैं जो अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं और पिछले 1 साल से खुशी खुशी साथ में रह रहे हैं। अदालत ने कहा, किसी के व्यक्तिगत रिश्तों पर दखल देना उनकी आज़ादी में गंभीर अतिक्रमण होगा। महिला या पुरुष का किसी भी शख्स के साथ रहने का अधिकार उनके धर्म से अलग उनके जीवन और व्यक्तिगत आज़ादी के अधिकार में निहित है। इसके अलावा कानपुर में भी लव जिहाद के अभियान को झटका लगा है। 14 मामलों की जांच कर रही एसआईटी को किसी भी मामले में लव जिहाद का कोई भी सबूत नहीं मिला है। तो योगी सरकार और बल्कि उन तमाम सरकारों के लिए ये बहुत बड़ा झटका है जो प्रचारित कर रही हैं कि लव जिहाद बड़े पैमाने पर फैल रहा है और उसके खिलाफ कानून लाने की बात कर रही हैं, कानून लाने की तैयारी कर रही हैं। हाई कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया और ये पहली बार नहीं हुआ कि किसी अदालत ने इस मामले को इस तरह से स्पष्ट किया हो। इसके पहले कम से कम 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जब इस तरह की चीजें, इस तरह की शिकायतें, याचिकाएं कोर्ट में गई हैं और कोर्ट ने लगातार इसी बात को तय किया है, सुनिश्चित किया है कि इसे धर्म के आधार पर नहीं देखा जाएगा। इसमें युवती और युवक दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों की सहमति है या नहीं है। अगर सहमत नहीं है तब दूसरी बात है, लेकिन ऐसे मामले आए नहीं हैं अभी तक। इसमें तमाम मामलों में जो लड़की है उसने अपनी सहमति जताई है कि वो खुशी से शादी उसने की है, उसने खुशी से अपना धर्म परिवर्तन किया है या धर्म परिवर्तन नहीं किया है तो साथ में रह रही है। ऐसे में जाहिर है कि जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसके जीवन का अधिकार और निजी स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकता है। ये संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुने और अपनी मर्जी से जिएं।
इसमें न परिवार का दखल होता है, न समाज का, और न ही किसी और संस्था का। लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं, इन्होंने इस लव जिहाद को एक एजेंडा बना लिया है। उनका दो पर्पज हैं। एक तो स्त्रियों के अधिकार को नियंत्रित करना, स्त्रियों को अपने अंगूठे के तहत दबा कर रखना ताकि वो अपनी इच्छा से अपना वर्ण चुन सकें, और दूसरा ये कि इसके आधार पर मुस्लिम समाज को कलंकित करना, उनके बारे में संदेह खड़े करना, एक हवा खड़ा करना ताकि उनके डर से लोग उनके खिलाफ लामबंद हो। तो इस फैसले ने निश्चित रूप से योगी सरकार जो अभी तैयारी कर रही है कानून लाने की, उसको झटका लगा है। और एक दूसरा और बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ है, और वो ये कि एक एसआईटी बनाई गई थी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जिसमें 14 मामले जिनके बारे में शिकायत की गई थी कि ये लव जिहाद के मामले हैं, जांच हुई और पाया गया कि इन 14 में से किसी भी मामले में ना तो कोई साजिश है, ना कोई उनके पीछे संगठन है, ना ही कोई विदेशी फंड उनको मिल रहा है, और ये कपोल कल्पनाएं हैं जो फैलाई जा रही हैं, अफवाह, और जिनके जरिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो साफ है कि ये योगी सरकार अगर इससे सबक सीखती है, बल्कि वो तमाम सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, कर्नाटक की हो, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी जो लव जिहाद के नाम से एक दुष्प्रचार अभियान चला रही है, उसके लिए भी एक सबक है कि भारत के संविधान का वो आदर करे। भारत के संविधान ने जो हक हम सबको दिए हैं, उनको उनका आदर करना सीखे, उनके खिलाफ अभियान न चलाए। और ये मानना जरूरी है, अगर वो अपने को लोकतांत्रिक मानती है, संविधान की इज्जत करती है, तो लव जिहाद का जो अभियान है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगली खबर लेते हैं। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक के आवास और दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापेमारी की है। हालांकि छापेमारी किस सिलसिले में की गई, इसको लेकर कुछ भी नहीं बताया गया है। ये छापेमारी मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर की गई। छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को ईडी दफ्तर भी लाया गया है। बता दें कि सुशांत की मौत के मामले में जब अर्णब गोस्वामी के चैनल ने उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ अनाप शनाप रिपोर्टिंग और बयानबाजी की थी, तो सितंबर महीने में उनके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में प्रताप सरनाईक विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर आए थे। सरनाईक ने आर्किटेक्ट अन्वय नाइक के मामले को फिर से खोले जाने की मांग भी सरकार से की थी। सरनाईक ने कहा था कि अर्णब गोस्वामी बीजेपी प्रायोजित पत्रकार हैं और वो गैर बीजेपी नेताओं के खिलाफ कुछ भी बोलते रहते हैं। शिवसेना की ओर से ईडी की छापामारी को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने विरोधियों को शांत करने के लिए कई बार ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग किए जाने को लेकर अब लोग सब समझने लगे हैं कि ये ऐसा बदले की भावना से किया जा रहा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि उसे महाराष्ट्र की सत्ता में आने का सपना अगले 25 सालों तक के लिए भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एजेंसियों के जरिए हम पर कितना ही दबाव बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राउत ने केंद्र को चेताते हुए कहा कि अगर आपने आज ये काम शुरू किया है तो हम इसे खत्म करना भी जानते हैं। तो ये एक पैटर्न बन गया है, एक नियम सा बन गया है कि जिन राज्यों में केंद्र सरकार को, बीजेपी को सत्ता पलटनी होती है, सरकार को अस्थिर करना होता है या चुनाव आ रहे होते हैं, तो वो अपनी इस रणनीति के तहत सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स वगैरह संस्थाओं को पीछे लगा देती है। एक आतंक का माहौल विधायकों में बनाने की कोशिश करती है, उनको तोड़ने की कोशिश करती है। अभी 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक नेता ने कहा कि 3 महीने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी। अभी देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया कि हम अब सुबह नहीं सही टाइम पर शपथ लेंगे। तो एक माहौल बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि महाराष्ट्र सरकार अस्थिर है, उसको वो टूटने वाली है, शिवसेना को वो तोड़ने जा रहे हैं, और एक माहौल बनाकर ये जो छापेमारी की गई है उसका उद्देश्य भी यही है। तो आप ये पैटर्न आप देखेंगे, मध्य प्रदेश में कमलनाथ पर छापे मारे गए, राजस्थान में गहलोत पर छापे मारे गए, अभी कश्मीर में चुनाव वोटिंग बस होने ही वाली है कि वहां तमाम जो एनसी के नेता हैं और पीडीपी के नेता हैं उनके खिलाफ रोशनी स्कैंडल या कांड के तहत
उनके खिलाफ मामले खोल दिए गए हैं। तो ये बहुत ही तयशुदा एक बहुत, अब इस मामले में कोई शक सुबह किसी देशवासी को नहीं होना चाहिए कि ये एजेंसियां केंद्र सरकार किन उद्देश्यों से इस्तेमाल करती है और कब करती है। तो स्पष्ट है, मुंबई में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं, मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं और उसकी तैयारी के लिए भी ये रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये तीनों पार्टियां एकजुट हैं, अगर वो तीनों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी तो मुंबई से उसका सफाया हो जाएगा। तो उसके पहले ही एक ऐसा माहौल बना दिया जाए ताकि अपनी जमीन उसकी थोड़ी बहुत बची रहे। तो पूरी तरह से ये राजनीतिक मकसद से और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए ये ईडी की कार्रवाई हो रही है। और आप देखें कि विशेषाधिकार हनन का मामला हो, प्रस्ताव लाने का मामला हो, तब सरनाइक ने ये प्रस्ताव रखा था। कुछ अर्णब गोस्वामी के बारे में बढ़ चढ़कर वो बयान भी देते रहे हैं। उनको सुपारी पत्रकार भी कहा गया है अर्णब गोस्वामी को, जो कि हमारी समझ से वो है भी, क्योंकि सुपारी लेकर ही वो विपक्षी दलों के खिलाफ अभियान चलाते रहते हैं। उनके प्रोपेगंडा की जो पत्रकारिता है वो इसी ढर्रे पर चलती है, तो ये इसमें संदेह नहीं है। अगली खबर का रुख करते हैं। कोरोना संकट पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बढ़ते हुए कोरोना के मामलों और वैक्सीन के वितरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। मोदी ने कहा कि भारत बेहतर वैक्सीन पर जोर देगा और हर वैक्सीन को वैज्ञानिक तौर पर परखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका वक्त हम तय नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये वैज्ञानिकों के हाथ में, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मुझे नहीं पता कि वैक्सीन कब आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसी को राजनीति करने से नहीं रोका जा सकता है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन पर जब राजनीति की बात आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने बिहार में निर्मला सीतारमण द्वारा फ्री में वैक्सीन देने की चुनावी घोषणा को याद दिलाया। वहीं इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बकाया जीएसटी का मुद्दा भी छेड़ दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की कि राज्यों को जीएसटी की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार कोरोना से लड़ रही है और जरूरी कदम उठा भी रही है। ऐसे में केंद्र को आर्थिक मदद देकर राज्यों की सहायता करनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट और राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई है जिससे कि जल्द से जल्द टीकाकरण हो सके। तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ऐलान करते हैं कि अगले साल जुलाई तक 25 करोड़ लोगों को टीका लगा दिए जाएंगे, कोरोना के वैक्सीन लगा दी जाएंगी और मार्च तक जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर, नर्सेज वगैरह, उनको टीके दे दिए जाएंगे। तो एक तरफ केंद्र सरकार का ही स्वास्थ्य मंत्री कुछ और कह रहा है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं टीका कब आएगा। तो ये अनिश्चितता और एक तरह का असमंजसता जो बनी हुई है उसको प्रधानमंत्री दूर करने में नाकाम रहे हैं। वैक्सीन के बारे में तमाम जानकारियां अब आ चुकी हैं। अगर उनके सलाहकार उन्हें एक स्टेटस उनका सबका रिपोर्ट देते तो वो यहाँ शेयर कर सकते थे, वो बता सकते थे कि वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इस समय तक वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में ये बात कही वो अखरने वाली थी कि मुझे नहीं पता। तो प्रधानमंत्री को कायदे से ये पता होना चाहिए, खासतौर पर तब जब उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को इसके बारे में काफ़ी मालूमात है और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर भी कर रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, उन्होंने वैक्सीन के राजनीतिकरण की बात की। आप जानते ही हैं कि बिहार चुनाव में मुफ्त वैक्सीन का वायदा किस पार्टी ने किया था और उसको लेकर कितना हंगामा भी मचा था। तो वैक्सीन का चुनावी लाभ लेना, राजनीतिक लाभ लेना, उसमें तो बीजेपी और उनकी सरकार ही सबसे अव्वल है। किसी और ने तो इस तरह का ऐलान नहीं किया, किसी और ने तो इस तरह का वादा नहीं किया। तो अपनी गराबा में झांकना चाहिए प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को, कि वो इसको राजनीति का मुद्दा न बनाए। और जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा, अगर कोरोना के मामले फिर से बढ़ रही हैं, फिर से ऐसा लग रहा है कि कोरोना की दूसरी वेव, दूसरी लहर आ सकती है, तो उससे लड़ने के लिए राज्यों को मदद देनी होगी, उनका जीएसटी का बकाया धन देना होगा और जो कमियां पिछले समय में, पिछले 6, 7, 8 महीनों में दिखी हैं उनको दूर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का एजेंडा
ये नहीं कुछ और है। और उस एजेंडे के तहत वो एक जो कहना चाहिए रस्म अदायगी कर रहे हैं, इस तरह की बैठक करके ठोस न तो उपाय बता रहे हैं, न ही ठोस कोई कार्यक्रम रणनीति योजना रख रहे हैं जिससे कोरोना से निपटने में मदद मिले या वैक्सीन के बारे में जो अनिश्चितता लोगों के दिमाग में है वो दूर हो सके। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही प्रधानमंत्री अपना अज्ञान दूर करेंगे और फिर जनता का भी अज्ञान दूर करेंगे कि कब तक वो वैक्सीन देश को उपलब्ध करा रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने भारतीय कारपोरेट घरानों को बैंक स्थापित करने की अनुमति देने की सिफारिश की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि ये सिफारिश आज के हालात में चौंकाने वाली है। उन्होंने इस सुझाव को बुरा विचार कहा। आरबीआई के एक आंतरिक समूह ने निजी बैंकों के मालिकाना हक पर नए नियमों को लेकर बीते हफ्ते शुक्रवार को कई सिफारिशें की हैं। इनके अनुसार बड़े औद्योगिक घरानों को भी बैंक चलाने की अनुमति दी जा सकती है। इसी के बाद से इस मुद्दे पर बहस भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने अमित शाह की तर्ज पर क्रोनोलॉजी समझाते हुए कहा है कि पहले कुछ बड़ी कंपनियों की कर्ज माफी की गई, फिर कंपनियों के लिए टैक्स में भारी छूट दी गई और अब आम लोगों की बचत को सीधे उन बैंकों को देना जो बैंक इन्हीं कंपनियों की हैं, ये भी बताता है कि ये सरकार सूट बूट की सरकार है, किन लोगों के लिए काम कर रही है। तो ये एक वाजिब चिंता है जो केंद्र सरकार का एजेंडा चल रहा है कि जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब जो निजी हाथों में दे दिया जाए, उसका निजीकरण कर दिया जाए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को औने पौने दामों में दे दिया जाए और वो मज़े से उससे लाभ उठाएं, अमीर होते जाएं। और दूसरा ये कि बैंकिंग सिस्टम जिस पर पूरे देश अभी तक काफ़ी हद तक विश्वास करता रहा है, ख़ासतौर से नेशनलाइज्ड बैंक जो हैं, राष्ट्रीय बैंक जो हैं, और कुछ बैंक में बहुत फ्रॉड भी निकले हैं, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत थी। लेकिन अब जब ये बैंक खोलने की इजाज़त औद्योगिक घरानों को दे दी जाएगी और उनका स्टेक उसमें होगा, फैसले लेने का अधिकार भी उनका होगा, तो जाहिर है कि जो आम लोग वहाँ पैसे जमा करेंगे उसी में से वो खुद अपने लिए लोन भी ले सकते हैं, किन्हीं भी शर्तों पर ले सकते हैं, किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और लौटा भी नहीं सकते हैं और बाद में दिवालिया भी घोषित करके सबकी रकम बचत को हजम भी कर सकते हैं। ये तो बड़ा रिस्क है। हमें वापस 40-50 साल पहले ढकेला जा रहा है जब बैंक नेशनलाइज नहीं थे और तमाम तरह की धोखाधड़ियाँ बड़े पैमाने पर होती थी और ये जो सेठ साहूकारों के बैंक होते थे वो जाहिर है कि कम ब्याज देते थे और लोगों को का खून चूसने का काम भी करते थे। तो अब वो सिलसिला ये गुजराती बैंकिंग सिस्टम फिर से लाई जा रही है। गुजराती जो लोग हैं वो इसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरातियों का फायदा होगा क्योंकि अडानी अंबानी वहीं के हैं और वही अपने बैंक खोलेंगे, तो ये एक बड़ा खतरा सामने दिख रहा है। और आज की अंतिम खबर लेते हैं। भारत में चलने वाली कारपोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। ये फैसला यात्री नहीं मिलने के कारण लिया गया है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में ट्रेन चलाने के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने बताया कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। तेजस ट्रेन उन पहली ट्रेनों में शुमार थी जिनको देश भर में लगने वाले लॉकडाउन के पहले ही 19 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए 17 अक्टूबर 2020 को इन्हें दोबारा शुरू किया गया था। दिल्ली लखनऊ के बीच तेजस ट्रेन अक्टूबर 2019 से शुरू हुई थी। मुंबई अहमदाबाद तेजस ट्रेन इसी साल जनवरी में शुरू की गई थी। कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली लखनऊ तेजस ट्रेन पिछले एक साल में केवल 6 महीने ही पटरी पर दौड़ी। इस रेल सेवा को भारत की पहली निजी या कारपोरेट सेवा भी कहा जाता है। आईआरसीटीसी ने तेजस को रेलवे से लीज पर लिया है और इसका कमर्शियल रन किया जा रहा है। आईआरसीटीसी अधिकारी इसे प्राइवेट के बजाय कारपोरेट ट्रेन कहते हैं। आईआरसीटीसी के मुताबिक इन ट्रेनों को इतनी कम सीटों पर चलाने से ट्रेन के लिए
जरूरी खर्च निकालना मुश्किल हो रहा था। वहीं लोगों का कहना है कि इससे मोदी सरकार के निजी ट्रेन चलाने के सपने को बड़ा धक्का लगा है। तो एक गलत नीति थी निजीकरण रेलवे का, मना करते रहे जब चुनाव लड़ना था प्रधानमंत्री, लेकिन सरकार में आने के बाद वो उसके निजीकरण की तरफ कदम बढ़ाते रहे। लगातार तरह तरह से निजीकरण को रेलवे में उन्होंने पैठ दिया और अब ट्रेनों का निजीकरण भी तेजस ट्रेनों के माध्यम से किया था। 2 ट्रेनें चलाई थी, 150 की और मंजूरी दी थी, लेकिन इन ट्रेनों का घाटे में चलना बताता है कि ये ट्रेनें इस तरह से नहीं चल सकती। एक तो इनका किराया भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग इनमें सफ़र करना पसंद नहीं करते। शुरू में थोड़ा सा चूँकि एयर होस्टेस की तर्ज पर ट्रेन होस्टेस वगैरह खूबसूरत लड़कियों को रखा गया था परिचारिकाओं के तौर पर, तो थोड़ा आकर्षण, थोड़ा ग्लैमर डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि किराया बहुत ज़्यादा था। अब देखना यह है कि ये ट्रेन का दोबारा किस तरह से परिचालन करती है सरकार, किस तरह से नई छूटें देती है। जाहिर है क्योंकि उसके निजीकरण का एजेंडा है तो वो पीछे नहीं हटेगी, लेकिन अब शायद वो ये करे कि इनसे जो फीस वसूलती है, चाहे वो रेलवे लाइन की हो या प्लेटफॉर्म की हो या दूसरी जो सेवाएं उसने दे रखी हैं, तो हो सकता है उनमें कटौती करके इस योजना को राहत दी जाएगी और जाहिर है कि उससे इस योजना को थोड़ा सा वायबल बनाने की कोशिश की जाएगी, यानी प्राइवेट क्षेत्र को मदद करने का रास्ता और खोला जाएगा और हमारी जेब से ही जो पैसा है वो उनकी जेब में डाला जाएगा, क्योंकि ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे आपके पैसे से बना है, हमारे आपके टैक्स देने से बना है और उसका इस्तेमाल निजी क्षेत्र के लोग करेंगे और उससे फ़ायदा कमाएंगे, हम ही से उस फायदे को हम ही से कमाएंगे। तो ये एक पूरा खेल चल रहा है जो इस सरकार के योजना के तहत है, आर्थिक नीतियों के तहत है और इसके रुकने का कोई आसार फिलहाल इस सरकार के नेतृत्व की जो दृष्टि है, जो विजन है, उसमें कहीं शामिल नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की प्रमुख खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।